In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. You are listening to Malik Shazaib. In the previous lecture, we have learned what is machine learning, difference between the machine learning and data mining, and the types of the algorithm. और इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं और क्यों होते हैं, और उसके अलावा परसेप्ट्रॉन क्या होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं सुपरवाइज लर्निंग से। अब सुपरवाइज लर्निंग में देखें, लर्निंग इसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ सीखना, ठीक है। और सुपरवाइज का मीनिंग क्या होता है, किसी की सुपरविजन में। तो सुपरवाइज लर्निंग की डेफिनेशन क्या बनी कि कोई भी चीज़ सीखना किसी की सुपरविजन में। तो आप ये इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सुपरवाइज लर्निंग की एग्जांपल बिल्कुल इस तरह की है। सपोज करें एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने पेपर को सॉल्व किया और उसने पेपर वो टीचर को दे दिया, ठीक है। अब टीचर क्या काम करेगा, टीचर उस पेपर को जो सा है ना चेक करेगा, ठीक है। ये पेपर चेक हो गया और वापस कर देगा स्टूडेंट को, ठीक है। और अब स्टूडेंट जो सा है देखेगा कि पेपर में मेरे ये वाले रॉन्ग क्वेश्चंस थे, ये मेरे क्वेश्चंस गलत हो गए थे और ये मेरे ठीक क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बाद टीचर अगर क्या काम करता है, स्टूडेंट को जो उसने गलत क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे उनका सोल्यूशन भी देता है कि ये करेक्ट सोल्यूशन है, ठीक है। वो वापस उसने स्टूडेंट को दे दिया करेक्ट सोल्यूशन। अब स्टूडेंट क्या काम करेगा, देखेगा कि जो सा है ना ये इनका ये सोल्यूशन है, ये ऐसे होते हैं। तो क्या काम करेगा स्टूडेंट, यहाँ पे लर्न करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अगर यही वाला क्वेश्चन आ जाए तो वो जो सोल्यूशन टीचर ने उसको सेंड किया था, जो टीचर ने उसको सिखाया था, जो टीचर ने स्टूडेंट ने टीचर की सुपरवाइजरी में सीखा था, वो बिल्कुल ठीक करेगा पेपर में, ठीक है। तो इस तरह इसको कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग, यानी कि स्टूडेंट ने टीचर की सुपरवाइजरी में कुछ लर्न किया, ओके। अच्छा, अब हम आते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की तरफ। लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या चीज़ होती है। तो नेटवर्क, हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो यह नेटवर्क ये होता है कि जब एक कंप्यूटर ये है और दूसरा कंप्यूटर ये है, तो ये जब आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, किसी वायर से या वायरलेस से, और इनकी आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, इसको हम नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। एक नेटवर्क में दो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स हो सकते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डाटा सेंड कर सकता है, ठीक है, ये इसको सेंड कर सकता है, इनकी आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह और कंप्यूटर एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, तो काफ़ी सारे कंप्यूटर मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। और इंटरनेट जो हमारा है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन होती है। अब बैक आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कहता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम ANN भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम मशीन को ये सिखाते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ठीक है। क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये चाहते हैं कि हम एक इंसान बनाएं, ठीक है। इंसान बनाने के लिए हमने फोकस किया कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। जब हम ये सीख लेंगे, जब हम मशीन को ये बनाना सिखा देंगे कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, तो वो खुद काम करेगी हमारे दिमाग की तरह, वो खुद एक इंसान की तरह काम करेगी, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क में हम ये सिखाते हैं मशीन को कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ठीक है। और दूसरी लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने नेटवर्क की एग्जांपल दी थी, ये हमारा था कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें कंप्यूटर थे, ठीक है, नेटवर्क में। लेकिन ये जो न्यूरॉन है हमारे पास, इसमें आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होंगे, यानी कि इस कंप्यूटर की जगह यहाँ पर एक न्यूरॉन होगा, दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर होगा, और ये आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, सेंड रिसीव करेंगे डाटा। हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने बहुत सारे न्यूरॉन्स बनाए हैं जो कि काफ़ी सारे हैं, ठीक है।
और उनमें डाटा सेंड रिसीव होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी एक न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, उनको हम नेचुरल कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम रोबोट के अंदर डालेंगे, जो मशीन के अंदर डालेंगे, वो तो हम खुद बनाएंगे, इसलिए उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। क्लियर। और दूसरी बात यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन जो हम रोबोट के अंदर डालेंगे, हम इनफाइनाइट तो नहीं डाल सकते, 100 डालेंगे, 1000 डालेंगे, यानी कि एक स्पेसिफिक नंबर होगा, उतने ज़्यादा नहीं डाल सकते जितने ज़्यादा हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने न्यूरॉन्स डाले हैं। जब न्यूरॉन्स लिमिटेड होंगे, न्यूरॉन्स कम होंगे रोबोट के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसके दरमियान जो कनेक्शंस होंगे वो भी कम होंगे। तो यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, उनके कनेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जब हम रोबोट के अंदर डालेंगे वो तो न्यूरॉन्स ही बहुत कम है, तो फिर उसके अंदर कनेक्शंस भी कम होंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास न्यूरल नेटवर्क के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहली बात वो ये कहता है कि जो न्यूरॉन्स होंगे हमारे नेटवर्क में, हर न्यूरॉन को हम प्रोसेसिंग एलिमेंट कहेंगे, क्योंकि हर न्यूरॉन जो सा है कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करेगा। क्लियर। सेकंड बात वो ये कहता है कि हर न्यूरॉन के जो है ना उनके दरमियान कनेक्शन होगा, ठीक है। जैसे ये कंप्यूटर नेटवर्क का एक कनेक्शन था, तो अगर हम न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो ये एक न्यूरॉन होगा, एक न्यूरॉन ये होगा, ठीक है। इस न्यूरॉन को जो पहला पॉइंट यहाँ पे वो कह रहा है, ठीक है, इसके मुताबिक वो कहता है हर न्यूरॉन एक प्रोसेसिंग एलिमेंट देंगे। क्लियर। सेकंड पॉइंट में वो कहता है कि इनके दरमियान कोई ना कोई कनेक्शन होगा, जिस कनेक्शन की बेस पे हम डाटा को सेंड रिसीव करेंगे। जैसे डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करने के लिए या रिसीव करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए पहले कनेक्शन बनाना पड़ता है, इसी तरह न्यूरॉन्स के दरमियान भी पहले कनेक्शन होगा, ठीक है, उसकी बेस पे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। थर्ड बात वो ये कहता है कि पैरेलल, यानी पैरेलल होते हैं। इस पैरेलल का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और जो प्रोसेसर है वो सिर्फ एक हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो हमारा ब्रेन इतने सारे न्यूरॉन्स को पैरेलली हैंडल कर रहा है, डील कर रहा है, उनकी रिक्वेस्ट को सुन रहा है, उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। ये हम अब रोबोट के अंदर डाल रहे हैं तो इतना हमें अपने ब्रेन की पावर जितना प्रोसेसर लगाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये पैरेलल है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल, ये क्या होता है कि हर न्यूरॉन में जो है ना ये पावर होगी कि वो खुद जो है ना डिसीजन ले सके। क्लियर। यहाँ पर हमें वो कह रहा है नेक्स्ट स्लाइड में कि न्यूरल नेटवर्क बनाने की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। भाई न्यूरल नेटवर्क की ज़रूरत हमें ये पड़ी कि हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हमारा दिमाग, यानी कि एक इंसान प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, रोबोट भी बिल्कुल इसी तरह, मशीन भी बिल्कुल इसी तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि दिमाग कैसे काम करता है, ठीक है, यानी दिमाग की हमारी जो फंक्शनैलिटी है हम रोबोट के अंदर डाल देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि रोबोट भी इंसान की तरह काम करेगा। इसलिए हम न्यूरल नेटवर्क पढ़ रहे हैं कि जो जिस तरह हमारा दिमाग काम करता है, जो दिमाग की प्रोसेसिंग है सारी, ठीक है, वो मशीन के अंदर डाल दें, मशीन को सिखाएं, तो मशीन भी इंसान की तरह काम करेगी। सेकंड बात यहाँ पर ये लिखी हुई है कि जो हमारा एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो है ना एक टाइम पे मैसेज सेंड करता है, ठीक है, दूसरा तीसरे से करता है, इसी तरह 4-5 न्यूरॉन्स एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है। वहाँ तक तो बात ठीक है, इतनी प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं। लेकिन जब हज़ारों न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स को एट अ टाइम जो सा है ना कम्युनिकेशन कर रहे हों, डाटा सेंड रिसीव कर रहे हों, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोसेसिंग करना एट अ टाइम, ठीक है। तो इतनी पावर का अभी हम प्रोसेसर जो है ना वो बनाना मुश्किल है, इतनी टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई। तो इस चीज़ को भी हमें माइंड में रखना पड़ेगा। क्लियर। अगर हम बायोलॉजी की दुनिया की बात करें तो ये जो इंसान है एक न्यूरॉन होता है इस तरह का। अच्छा, इस न्यूरॉन में देखें हो क्या रहा है कि ये जो इसकी ब्रांचेज़ हैं, इनकी ब्रांचेज़ को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। क्लियर। इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और इसकी जो लास्ट से ये बॉडी है, बॉर्डर है, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि न्यूरल नेटवर्क में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक वायर थी ना इन दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान, यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक वायर बनाई है, ठीक है। इसको हम एक्सन कहते हैं, जिससे ये वाला न्यूरॉन इससे वायर में सिग्नल सेंड करेगा और ये वाला न्यूरॉन उसको रिसीव करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फर्दर पार्ट्स हैं। इस ये जो एक्सन होती है ये आगे से आके ना काफ़ी सारे पार्ट्स में स्प्लिट होती है, ठीक है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 छः इस पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है। तो ये जो स्प्लिट हो रही है इसको हम कहते हैं एक्सन टिप्स, यानी ये एक्सन थी और ये इसकी टिप्स हैं, ठीक है। ये टिप्स में आके स्प्लिट होती है और ये जब स्प्लिट होती है इसकी जो एक्सन टिप्स हैं ये डेंड्राइट्स की जो ब्रांचेस हैं उनके साथ कनेक्ट होते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कनेक्ट हुई हुई है, इसके साथ कनेक्ट होती है और यहाँ पे जो है ना वो जो उसने मैसेज सेंड किया होता है वो ये वाला न्यूरॉन इससे रिसीव कर लेता है। क्लियर। और वो हिस्सा जहाँ पर ये एक्सन टिप न्यूरॉन की जो ब्रांच है डेंड्राइट है उसके साथ कनेक्ट होती है उसको हम साइनैप्स कहते हैं। क्लियर है। तो ये इसकी सारी फंक्शनैलिटी थी, इस तरह ये काम करता है, ठीक है। ये पीछे से कोई और न्यूरॉन था, उसकी इनपुट इस न्यूरॉन को आएगी, ठीक है। ये क्या काम करता है, उसका इसकी हर न्यूरॉन की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, उसके साथ कंपेयर करता है। अगर तो इससे ज़्यादा आए तो ये दूसरे न्यूरॉन को जो है ना इनपुट सेंड करता है और यहाँ से इस तरह रिसीव कर लेता है। तो ये इस तरह सेंड रिसीव कम्युनिकेशन होती है इन न्यूरॉन्स के दरमियान। क्लियर। उसके बाद ये आता है कि सिग्नल्स जो सा है, ये जो हमने साइनैप्स देखी है ये वाली, ठीक है। ये क्या करती है, किसी भी टाइम जो सा है ना सिग्नल को अल्टर कर सकती है। अल्टर का मतलब है चेंज कर सकती है, इसकी मर्ज़ी है कि ये चेंज करे या ना करे। क्लियर। सेकंड बात है, साइनैप्स क्या कर सकती है, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ भी कर सकती है और सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ भी कर सकती है। और सेकंड बात आपको ये बताई थी कि यही वो जगह होती है साइनैप्स जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई होती है, यहाँ से ये जो है ना कम्युनिकेशन हो रही है। और फिर उसने वो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि अगर हमने न्यूरल नेटवर्क बनाना है जिस तरह इंसान का दिमाग काम करता है, तो फिर हमें उसकी जो हाईली पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको माइंड में रखना पड़ेगा कि हमारा दिमाग एक टाइम पे हज़ारों न्यूरॉन्स को संभालता है, को डील करता है। तो हमें भी एक ऐसा प्रोसेसर रोबोट मशीन के अंदर बनाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, जो हम न्यूरॉन्स उसके अंदर डालेंगे उनको वो डील कर सके। क्लियर। तो फोर्थ पॉइंट में वो ये बात कहता है कि ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए एक मोटिवेशन है कि हम जो ये पैरेलल कंप्यूटेशन है हमारे ब्रेन की, जो न्यूरॉन्स हज़ारों न्यूरॉन्स को संभालता है, वो भी हम वही चीज़ हम रोबोट के अंदर लेके आए तो अच्छा न्यूरल नेटवर्क बनेगा, हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। 1940 में दो साइंसदान थे, एक का नाम वैरन और दूसरे का नाम वाल्टर था, ठीक है। उन्होंने क्या स्टडी किया कि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो किस तरह काम करता है, ठीक है। और फिर उन्होंने दो सिंपल न्यूरॉन्स लिए, उनके ऊपर स्टडी किया और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये तो बहुत आसान है, ये तो हम न्यूरल नेटवर्क की प्रोग्रामिंग भी हम कर सकते हैं। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने ये बता किया कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जो है ना इनपुट कब सेंड करता है। तो उन्होंने ये फाइंड किया कि एक न्यूरॉन जो सा है ना वो उसके पास जितनी भी इनपुट्स आ रही होती हैं वो सारी इनपुट्स का जो सा है ना सम कैलकुलेट करता है, उस सम को कंपेयर करता है अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट से, ठीक है। अगर वो उससे ज़्यादा हो, एक्सीड करे, तो वो क्या काम करता है, आउटपुट सेंड करता है दूसरे न्यूरॉन को, अदरवाइज़ वो आउटपुट सेंड नहीं करता। तो इस तरह का एक छोटा सा न्यूरॉन्स का नेटवर्क बना के उन्होंने ये प्रूव किया कि हम लॉजिकल फंक्शन बना के हम एक नेटवर्क भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अपने न्यूरल नेटवर्क को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो न्यूरल नेटवर्क में हमने कहा था कि प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होते हैं और हम उनको परसेप्ट्रॉन का नाम देंगे। तो बायोलॉजी में जो इसको कहते हैं वो न्यूरॉन का नाम था। अब हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें भी वो
जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन होता है उस तरह का एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये आर्टिफिशियल है और नेचुरल नहीं है, इसलिए हमने इसका नाम डिफरेंट रखा है। हम इसको न्यूरॉन नहीं कहेंगे, हम इसको परसेप्ट्रॉन कहेंगे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे वो ये बात कहता है कि ये जो एक परसेप्ट्रॉन है ये क्या काम करता है, इनपुट लेता है, ठीक है, और उसको वही सम करता है, थ्रेशोल्ड से कंपेयर करता है और आउटपुट सिग्नल सेंड कर देता है। क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने की है वो ये है कि ये देखें आपके पास दो इनपुट्स हैं, एक x2 और एक x3, ठीक है। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करने में हेल्प करेगी कि हर इनपुट का अपना वेट होता है, x2 का अपना वेट है, ठीक है, और x3 का अपना वेट है। उसके अलावा एक और वेट आ रहा होता है जो लाजमी इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, वो हमारे पास है W1, या इसको हम x1 इनपुट कहें तो इसका वेट कांस्टेंट होता है। ये हर न्यूरल नेटवर्क के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद वो कंपेयर करता है, अगर तो अपने थ्रेशोल्ड की लिमिट से, अगर उसकी लिमिट 1 है और सम इनपुट्स के सम को कैलकुलेट करेगा, अगर वो 1 से ज़्यादा है तो आउटपुट क्या जनरेट होगी, 1, अदरवाइज़ आउटपुट 0 जनरेट होगी। क्लियर। उसके बाद इस स्लाइड में भी वो यही बात करता है कि अगर तो वो इनपुट्स को सम करेगा और थ्रेशोल्ड से कंपेयर करेगा, अगर तो सम जो है ना थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो आउटपुट 1 होगी, ठीक है, अदरवाइज़ आउटपुट -1 होगी। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आपने ये जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है W0 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपने फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। फार्मूला याद रखें, वो ये कि अगर तो ये जो सम है सारा ये ज़ीरो से बड़ा आता है, ज़ीरो से बड़ा आता है तो आउटपुट क्या होगी, 1, ठीक है, और आउटपुट देखें अदरवाइज़ लिखा हुआ है -1 होगी। अच्छा, इस स्लाइड में वो ये बात कहता है कि लर्निंग का परसेप्ट्रॉन, इसमें क्या है कि हम परसेप्ट्रॉन को जब लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ आती है कि जो इनपुट्स हैं उनका वेट क्या होगा, ये चीज़ हमने डिसाइड करनी होती है, ठीक है। सेकंड, वो समेशन का निशान बना हुआ है, इसका मतलब ये कि जितनी भी इनपुट्स आ रही हैं इनको सम कर देगा, ठीक है। सम करने के बाद ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, ठीक है, इसके साथ कंपेयर करेगा, अगर तो वो जो सम आया था वो इससे ज़्यादा है तो आंसर 1 आ जाएगा, अदरवाइज़ आउटपुट 0 होगी। अच्छा, इस एग्ज़ाम्पल में उसने ना ये क्या दिया हुआ है, दो तरह की हमें एग्ज़ाम्पल्स दी हैं, एक ये हाइपर प्लेन यानी एक ये ग्राफ है और एक ये वाला ग्राफ है। वो कहता है कि ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे आपके पास यानी एक लाइन हम ड्रॉ करें और जो माइनस वाली क्लास है वो एक साइड पर रह जाए और जो प्लस वाली है वो दूसरी साइड पर रह जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं लीनियर सेपरेटेड सेट ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। जो इस तरह की नहीं है, यानी कि अब इस तरह हम एक लाइन ड्रा करके इसको नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी यूं करके अगर हम लाइन खींचें तो प्लस वाला इधर होगा, प्लस वाला इधर भी होगा, तो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में मल्टी लेयर जो सा है पढ़ेंगे और इनको सॉल्व करने के लिए हम सिंगल लेयर से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम परसेप्ट्रॉन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी कि वेट सेट कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड सेट कर रहे हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एंड के लिए थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो सेंटर में टी लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड वैल्यू, यहाँ पर भी लिखा हुआ है टी थ्रेशोल्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, डब्ल्यू वेट को, ठीक है, और ये जो सेंटर में लिखा हुआ है ये आपके पास थ्रेशोल्ड है और ये वेट है। तो आप देख सकते हैं एंड के लिए अलग थ्रेशोल्ड है, और के लिए अलग थ्रेशोल्ड है और नॉट के लिए अलग है, ठीक है। तो ये हम ट्रेनिंग से सेट करते हैं कि इसका थ्रेशोल्ड क्या होगा। अच्छा, इस एग्ज़ाम्पल में अब देखें हम परसेप्ट्रॉन की सबसे पहले ट्रेनिंग करेंगे। ये हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क का एक न्यूरॉन है, ठीक है। अच्छा, ट्रेनिंग में हमें ये चीज़ देखनी होती है कि जो सा ना वेट की वैल्यूज़ क्या होंगी, ये हम सेट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट क्या करते हैं, हम स्टार्ट में कोई भी वैल्यूज़ वेट की सेट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फिर देखते हैं कि हमें ज़्यादा सेट करनी है या कम सेट करनी है। तो वैसे हमने जो PSO लास्ट लेक्चर अभी पढ़ा, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन,
तो उसमें हमने ये सीखा था कि ये पढ़ा था कि वो एल्गोरिदम यूज़ होता है यहाँ पे न्यूरॉन की जो वेट्स सेट करने के लिए, ठीक है। तो वो एल्गोरिदम यूज़ होगा यहाँ पर इसके जो वेट्स हैं उनको सेट करने के लिए, क्योंकि ये न्यूरॉन के जो वेट्स हैं वो सेट करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। हम सारा दिन बैठ के इसके वेट्स ही सेट करते रहेंगे, तो वो जो उस एल्गोरिदम से जो है ना काम थोड़ा सा स्पीडी होता है, तो इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस तरह का हमें जो है ना वो क्विज़ में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये एक न्यूरल नेटवर्क बना हुआ था, ठीक है, न्यूरॉन था और उसका टेबल बना हुआ था और हमें उसकी आउटपुट लिखनी थी उसको सॉल्व करके। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ इस तरह का टेबल हमें पेपर में आ सकता है कि ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, इसके पास ये इनपुट्स आ रही हैं और आपने इसकी आउटपुट लिखनी है। और वो जो टेबल है वो ये यहाँ पर बना हुआ है, ये जो आउटपुट्स हैं यहाँ पर आपने इसकी आउटपुट लिखनी है, ठीक है। और मैंने आपको कहा था फार्मूला आपने याद रखना है, तो ये फार्मूला है हमारे पास, इसको यूज़ करते हुए हम इसकी आउटपुट लिखेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ तो हमें यहाँ पर उसने दी हुई हैं, तो हम इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो ये देखें W0 की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, W1 की वैल्यू भी दी हुई है, X की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। और Y की वैल्यू भी यहाँ पर दी हुई है और ये W2 की वैल्यू भी यहाँ पर दी हुई है। जस्ट इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और अगर जो सा हमारा आंसर 0 से बड़ा आता है, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आता है, तो हमने आउटपुट में 1 लिखना है, अदरवाइज़ आउटपुट में हमने 0 लिखना है या -1 लिखना है। क्लियर। तो यहाँ पर हम सबसे पहला केस ले लेते हैं जब हमारे पास x 0 है और y 0 है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने लिख लिया, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे हम लोग। W0 की वैल्यू देख सकते हैं -0.8 है, ठीक। यहाँ पर मैंने -0.8 लिख लिया, ठीक है। आगे प्लस था, उसके बाद W1 की वैल्यू देख सकते हैं आप, ये 0.5 है, ठीक। यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, ठीक। और मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x के साथ। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू हमारे पास अभी 0 है, ठीक। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। प्लस फिर W2 है, W2 की वैल्यू यहाँ से देखें 0.5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.5, ठीक। और मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, y हमारे पास क्या है, ये भी 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब जस्ट इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये देखें, ये -0.8, ठीक है, प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5, यहाँ पर 0 आ जाएगा। और आगे भी 0.5 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। क्लियर। तो फिर हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है, -0.8, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास माइनस में आया है, तो इस वजह से ये जो सा है ना लेस देन जो सा है 0 है, यानी कि 0 से छोटा है। तो हमने क्या कहा हुआ था कि अगर तो 0 से छोटा आता है तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, -1। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, -1, ठीक है। क्लियर। बिल्कुल इसी तरह बाकी केसेस के लिए भी हमने सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं जब हमारे पास y जो सा है ना 1 है, ठीक है, और x हमारे पास 0 है। तो ये आप देख सकते हैं, अब मैंने ये वाला केस ले लिया कि x हमारे पास 0 है और y 1 के इक्वल है। तो बाकी सारा तो उसी तरह चलेगा, जस्ट हमने y की जगह 1 पुट करना है। तो आप देख सकते हैं ये वही फार्मूला था, यहाँ पे y की जगह मैंने यहाँ पर 1 पुट कर लिया, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे ये तो इसी तरह आ जाएगा -0.8 और 0.5 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा, और ये 0.5 1 से मल्टीप्लाई होके 0.5 आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, प्लस 0.5। क्लियर। अब ये -0.8 है और -0.8 है और +0.5 है, इन दोनों को हम ऐड करें तो -0.3 आ जाता है।
तो ये देखें हमने इसको ऐड किया तो -0.3 आ गया। ये भी ज़ीरो से छोटा है, तो जब भी ज़ीरो से छोटा आएगा, ज़ीरो हमने इसलिए यहाँ पे ज़ीरो से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ज़ीरो जो है ना थ्रेशोल्ड के इक्वल है। थ्रेशोल्ड हमारा ज़ीरो है, इसलिए ज़ीरो से कंपेयर कर रहे हैं। तो ग्रेटर आएगा तब आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज़ -1 आउटपुट आएगी। तो यहाँ पर अभी 0.3 ज़ीरो से छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर -1 आ जाएगी आउटपुट। तो यहाँ पर हमने -1 लिख लिया। उसके बाद हमारे पास केस है जब x 1 है और y 0 है, ठीक है। अच्छा, ये x हमारे पास 1 है और y 0 है, तो सिंपल हमने क्या काम करना है, x की जगह 1 पुट करना है और y की जगह 0 पुट करना है। तो ये हमने वही फार्मूला यूज़ किया, उसी तरह वैल्यूज़ पुट की, x की जगह 1 लिख दिया और y की जगह 0 लिख दिया। तो अब क्या होगा, 0.5 से 1 मल्टीप्लाई होके 0.5 आ जाएगा और 0.5 से 0 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे दोबारा, हमारे पास -0.3 आंसर आएगा जो कि 0 से छोटा है। तो थ्रेशोल्ड से छोटा है, तो इसका मतलब है आउटपुट आगे नहीं जाएगी। तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, -1। अब हमारे पास लास्ट केस आता है जब x भी 1 है, y भी 1 है। तो ये वाला केस है जब x भी 1 है और y भी 1 है। तो सिंपल यहाँ पे x की जगह हमने 1 पुट करना है, वो पहले किया हुआ है, और y की जगह हमने 1 पुट करना है। तो यहाँ पे हमने x की जगह भी 1 पुट कर लिया और y की जगह भी हमने 1 पुट कर लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो इसी तरह आ जाएगा यहाँ पे -0.8 और 0.5 1 से मल्टीप्लाई होके 0.5 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होके वही आ जाती है। ये भी इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों को पहले हम जो है ना ऐड कर लेते हैं, 0.5 को और 0.5 को। तो जब हम 0.5 और 0.5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.2 आ जाएगा, ठीक है। जो कि 0.2 जो है ना हमारा थ्रेशोल्ड से बड़ा है, यानी 0 से बड़ा है। तो जब आंसर हमारा थ्रेशोल्ड से बड़ा आता है तो हमें क्या लिखना पड़ता है, 1। तो इस वजह से यहाँ पे आउटपुट के टेबल में 1 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। तो इस तरह करके ये आसान जो हमारा क्विज था उसका फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह का था कि आपको एक न्यूरल नेटवर्क न्यूरॉन बना हुआ दिया गया था, ठीक है, और आपने उसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगाकर उसकी जो आउटपुट्स थी उसको आपने फिल करना था। ये तो मैंने एक में ही चेंजेस करके आपको समझा दिए, लेकिन पेपर में अगर किस तरह का क्वेश्चन आया तो आपने इसकी डिफरेंट हेडिंग्स दे के, ठीक है, एक जो आउटपुट आपने कैलकुलेट की है, इस तरह आपने फार्मूले से उसकी डेरिवेशन करनी है, फिर उसकी आउटपुट लिखनी है। इस तरह करके चारों केसेस के लिए आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यही इसका जो सा है बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इंशाल्लाह पेपर में आपका क्वेश्चन इस तरह का अगर आ गया तो फिर सॉल्व हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ आई होगी, लेकिन आपको फिर भी अगर समझ नहीं आई तो आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।